Good morning, my dear students. Hope you all are fit and fine at your home. And my dear student, today we are starting new chapter. Chapter name is Contemporary South Asia. In this chapter, we understanding South Asia, South Asian Association for Regional Cooperation. What is South Asia and the South Asian Association for Regional Cooperation यानी कि सार्क के बारे में पढ़ेंगे. Firstly, I will show you the continents. देखो बेटा यहाँ पर जो है आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं मैप ऑफ वर्ल्ड में. ये देखो बेटा ये नॉर्थ अमेरिका है ग्रीन कलर में, फिर साउथ अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका है बेटा येलो कलर में देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ यूरोप है ऑरेंज कलर में एंड एशिया है एंड यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया है बेटा. आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बेटा अगर हम साउथ अमेरिका और ये जो है दोनों को देखें तो आपको देखोगे कि चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है. लेकिन अगर हम देखते हैं यूरोप को, एशिया को, तो ये जो है बेटा ये दोनों जो है एक बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं यानी कि यूराल माउंटेन रेंज एंड यूराल रीजन के साथ जुड़े हुए हैं. और ये जो अफ्रीका है ये भी चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट हैं इसमें सारे एक जैसे नहीं हैं. कुछ एक जो है पानी से चारों तरफ घिरे हुए हैं, बाकी जो है बेटा चारों तरफ पानी से नहीं घिरे हुए हैं, किसी के साथ की बाउंड्री लगती है. और सबसे जो बड़ा है आपको दिखाई दे रहा है एशिया कॉन्टिनेंट है बेटा. These regions are North Asia, Central Asia, West Asia, South Asia, East Asia and Southeast Asia. These regions within Asia are rich in diversity. These regions have multiple languages and ethnicity, religious एफिलिएशंस, रेसेस एंड कल्चर. देखो बेटा ये जो रीजन्स हैं नॉर्थ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है या फिर साउथ ईस्ट एशिया है, ये जो सारे के सारे रीजन हैं विद इन जो एशिया में हैं वो बहुत रिच हैं इन डाइवर्सिटी में. और ये जो रीजन है मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, रिलीजियस एफिलिएशंस है, अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है. यानी कि सभी कॉन्टिनेंट अगर बात करते हैं एशिया के जो जितने महाद्वीप हैं या एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी एक जैसी नहीं हैं, उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस पाई जाती हैं. वेरियस रीजन विद इन एशिया. देखो बेटा बहुत सारे रीजन्स हैं एशिया में, ब्लू, येलो, पिंक, रेड एंड ग्रीन में मैंने आपको दिखाया है. जो पिंक जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ एशिया. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं नॉर्थ एशिया. अब नॉर्थ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया जो सबसे बड़ी कंट्री है बेटा, ठीक है. और जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ये जो येलो कलर है बेटा इसमें है बेटा चाइना, कोरिया, नॉर्थ और साउथ वाला एरिया और जापान. एंड जो आपको बेटा ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर में है बेटा साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं एंड थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपाइंस,
बरूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड ईस्ट टाइमूर। ओके बेटा। एंड नेक्स्ट जो है आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, पिंक कलर में है बेटा सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। एंड जो आपको बेटा ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं बेटा, यहाँ पर है इसको वेस्ट एशिया एरिया बोलते हैं, वेस्ट एशिया बोलते हैं। एंड इसमें है आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, ईरान, इज़राइल, जॉर्डन और कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, सीरिया, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन। यानी कि इनमें आपको अलग अलग कलर्स में मैंने आपको अलग अलग जो है कंट्रीज़ के बारे में बताया कि इनमें कौन कौन सी कंट्री है, यानी कि एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं। एंड ये है बेटा कंट्रीज पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन, यानी कि जो साउथ एशियन रीजन है एशिया का, उसमें जो है हमारा इंडिया आता है। और इंडिया के साथ साथ जो है बेटा हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे आपको शो किए गए हैं बेटा। देखो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, एंड देखो श्रीलंका है, म्यांमार है। ये आपको यहाँ पर एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे बेटा। एंड ये है हमारा इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, देखो ये इंडिया में ही शामिल है, इंडिया की बाउंड्री के साथ लगती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया क्या है? एशिया जो है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। These are North, South, East, West, South East and Central Asia। देखो बेटा एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और ये अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, साउथ ईस्ट है एंड सेंट्रल एशिया। एंड इन ये जो सारे के सारे रीजन हैं इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है और अलग अलग मतलब जो है अलग अलग इनकी लैंग्वेज है, रिलीजन है और एथनिक ग्रुप हैं, लिंग्विस्टिक है इनका कल्चर जो है वो भी अलग अलग है बेटा। इस चैप्टर में हम देखो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोस्पेरिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड लेट्स डिस्कस देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। देखो बेटा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, फर्स्टली जो है व्हाट इज़ साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उस 7 का जो समूह है उसको हम बोलते हैं साउथ एशिया। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सी जो कंट्री इंक्लूड है इसमें, देखो बेटा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, एंड हिमालयन नॉर्थ एंड इंडियन ओशन, अराबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन, मतलब डिस्कशन में आते हैं। चाइना जो है इसका कहते हैं कि इम्पोर्टेंट जो है प्लेयर है बट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू अ पार्ट ऑफ रीजन, यानी कि चाइना को चाइना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बट लेकिन इसको चाइना को साउथ एशिया का हम पार्ट नहीं मानते हैं बेटा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का श्रीलंका के साथ कैसा संबंध है, इंडिया का भूटान के साथ, इंडिया का श्रीलंका के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम इसका रिलेशंस पढ़ेंगे। तो पहला है इंडिया एंड श्रीलंका। India and Sri Lanka, democratic throughout Pakistan and Bangladesh, have experienced both civilian and military rulers। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं श्रीलंका और इंडिया, वो शुरू से ही डेमोक्रेटिक रहे हैं, ठीक है बेटा, वो शुरू से क्या रहे हैं,
डेमोक्रेटिक रहे हैं इंडिया एंड श्रीलंका की अगर बात करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसमें कभी सिविलियन रूल आता है, कभी उनमें मिलिट्री रूल आता है। और नेपाल की अगर बात करते हैं, नेपाल में हमेशा ही मोनार्की गवर्नमेंट थी। यहाँ का एक मतलब यहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट थी और राजा जो था हमेशा इसका रूलर रहा है। भूटान इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, भूटान में भी मोनार्की गवर्नमेंट थी सिंस 2008 तक बेटा। एंड किंग हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो है किंग जो था वो स्टेट का हेड था। एंड यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा था, वो पीएम एक्सपीरियंस कर रहा था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बेटा। दिस ऑल शोज दैट पीपल इन साउथ एशिया चेरिश डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब सारे के सारे पीपल जो हैं साउथ एशिया के मोस्टली जो है वो किसको मान्यता रखते हैं, किसकी वैल्यू रखते हैं, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा मान्यता देते हैं। अब नेक्स्ट है मिलिट्री एंड डेमोक्रेटिक इन पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम मार्च 1956 एंड अंटिल 1958। 1958 तक बेटा यहाँ पर फंडामेंटल लॉ रहा है। जैसे जो जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, पाकिस्तान कूप विच इम्पोज मार्शल लॉ एंड जनरल महमूद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इसमें यहाँ पर सत्ता बदलती रही। और बदलने के बाद जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1958 के बाद महमूद अयूब खान जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को खुद को ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट कर लिया था बेटा, ठीक है। एंड देन पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल, उसके जो लोग जो थे उनके विरुद्ध थे, उनको पसंद नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, दस अगेन मिलिट्री टेक ओवर अंडर जनरल यहा खान। देखो यहिया खान के अंडर जो है फिर वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है एस्टैब्लिश हो गया। देखो बांग्लादेश की अगर बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पर मिलिट्री रूल भी रहा है, वहाँ पर सिविलियन रूल भी रहा है बेटा। During the Azam Bangladesh crisis, elected government under leadership of Zulfikar Ali Bhutto from 1971 to 1977। देखो बेटा उसके बाद जो है जब बांग्लादेश क्राइसिस हुए, बांग्लादेश की प्रॉब्लम रही, 1971 की बात है और 1977 तक जो थी, उस समय जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, किसके इसके जो लीडर थे वो कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उनकी कमान संभाल रहे थे, पाकिस्तान की कमान संभाल रहे थे। द मिलिट्री कूप ऑफ जनरल जियाउल हक इन 1977। अब मिलिट्री फिर उसके बाद क्या आया, 1977 के बाद जनरल जो बन गया, कौन बन गया, जियाउल हक बन गया पाकिस्तान का। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड एंड दिस thus इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेन इन 1988 अंडर बेनजीर भुट्टो। अब 1988 के 8 में क्या हुआ, जो बेनजीर भुट्टो थी वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसने एस्टैब्लिश की और लीडरशिप की जो वागडोर थी बेनजीर भुट्टो के हाथ में आ गई। लेकिन फिर उनको रिमूव करके जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे फिर 1999 में जो कमान थी पाकिस्तान की उनके हाथ में चली गई और यानी कि मिलिट्री रूल फिर से एस्टैब्लिश हो गया। और उन्होंने क्योंकि 1999 से लेके 2001 तक जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने ही वहाँ पर राज किया। रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी के फेल होने के कारण क्या रहे हैं। पहला कारण क्या रहा है, पहला कारण है यहाँ पर बेटा कि सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, यानी कि यहाँ पर जो है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री थी। क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी कि मोस्टली जो लोग थे यहाँ पर जो क्लर्जी मैन थे या फिर एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या करते थे, ज़्यादातर उनका रूल होता था, लेकिन उनके जो वो क्या हो जाते थे, मतलब डिप्लोमेटिक हो जाते थे। और यहाँ पर जो है लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों को ये लगता था कि मिलिट्री रूल होगा तो वो मोस्टली जो है सिविलियन को कंट्रोल कर सकते हैं और सिविलियन जो है मिलिट्री रूल को ज़्यादा जो है अलो करती है, ज़्यादा उसके आज्ञा का पालन करती है बेटा। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं उनको लगता था कि मतलब जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के संबंध है तो तब भी जो है वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय जो है सिविलियन रूल से बेटा, ठीक है बेटा। एंड
लैक ऑफ जेन्यून इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। देखो बेटा, पाकिस्तान को कभी भी मोस्टली जो है अगर बात करते हैं जो है इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली है। यूएसए ने कभी भी इंटरफेयर नहीं की है। मोस्टली जो है उनको लगता है कि ये मतलब उनको लगता है कि हमारा इंटरफेयर करने का कोई मैटर ही नहीं है, वो इन चीज़ों से दूर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश बार जैसे एस्टैब्लिश हुई, लेकिन उसके बाद बार जो है वहाँ पर जो रूल है वो चेंज होता रहा, पार्टी वो चेंज होती रही। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में। ये जो है पाकिस्तान का पार्ट था 1947 टू 1971 में। पीपल ऑफ दिस रीजन रिसेंटेड डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। देखो बेटा, ये जो था कि ये इन्होंने क्यों बगावत की, क्योंकि जो ये बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा था, और जो ये इनकी बांग्लादेश बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, और ये जो पाकिस्तानी थे उर्दू भाषा बोलने वाले लोग थे। तो वो कहते थे कि जो बांग्लादेशी थे उनको बोलते थे कि उर्दू लैंग्वेज ही बोली जानी चाहिए, ना कि बांग्ला। इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया and the demanded fair representation in administration and fair share in the political power। उन्होंने डिमांड की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बांग्लादेशी हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो फेयर होना चाहिए, उनका फेयर शेयर होना चाहिए, किसमें, पॉलिटिकल पावर में। अब शेख मुजिबुर रहमान जो थे, इन्होंने ये जो बात थी आगे पहुंचाई, इन्होंने स्ट्रगल किया पाकिस्तानी डोमिनेशन के खिलाफ। तो इन 1970 इलेक्शन अवामी लीग लेड बाय शेख मुहजिब वन ऑल सीट इन ईस्ट पाकिस्तान एंड सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। अब 1970 में क्या हुआ, अवामी लीग के द्वारा एक जो पार्टी बनाई गई, शेख मुजिब ने क्या किया, सीट वन उन्होंने जीत ली ईस्ट पाकिस्तान की, और उन्होंने मेजोरिटी हासिल कर ली वहाँ पर, ठीक है। बट गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन असेंबली। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तानी थे वो जो है इनकी जो असेंबली जो है वो रद्द कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, और शेख मुजिब जो है थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल वाज सप्रेस्ड। जो भी बंगाली पीपल ने प्रोटेस्ट की थी उनको दबाना शुरू किया गया, जो उनको सप्रेस कर दिया गया था। बहुत सारे जो लोग थे उनको लोग जो थे मारे गए थे। तो या फिर बहुत सारे जो लोग थे भाग के बांग्लादेश से कहाँ आ गए थे बेटा, इंडिया आ गए थे। ड्यू टू दिस इंडिया हेल्प पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस थ्रू फाइनेंशियली एंड मिलिट्री। अब इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश की, और उन्होंने जो है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की पैसों से भी मदद की और मिलिट्री से भी मदद की बेटा। वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। जब इंडिया एंड पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, तब वहाँ पर बांग्लादेश जो है वो एस्टैब्लिश हो गया बेटा। Constitution of Bangladesh was drafted cherishing values of secularism, democracy and socialism। अब ये बांग्लादेश जो बना, कौन सी आइडियोलॉजी थी इनकी, कौन से प्रिंसिपल थे? एक तो ये सेकुलरिज्म को मानने वाला था, डेमोक्रेसी को मानने वाला था, और सोशलिज्म को मानने वाला था। And in 1975, Sheikh Muazzam amended constitution to shift from the parliamentary to presidential form of government। अब 1975 में क्या किया, शेख मुजिब दोबारा फिर आए, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था उसको उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश कर दिया, ताकि उनका जो दबदबा है ज़्यादा रहे। तो क्या हुआ, अबोलिश्ड पार्टी एक्सेप्ट अवामी लीग, और बाकी सारी पार्टीज़ को अबोलिश कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अवामी लीग को ही एक्सेप्ट किया। ही वॉज एसिनेटेड इन मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। लेकिन 1975 में मिलिट्री रूल फिर आ गया, उनको हटा दिया गया। न्यू मिलिट्री रूलर जियाम रहमान फॉर्म्ड बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वन
इलेक्शंस इन 1979। एक फिर दोबारा से मिलिट्री रूल आ गया और जियाम रहमान जो थे उन्होंने बांग्लादेश में एक कौन सी पार्टी बनाई, नेशनल पार्टी बनाई और उन्होंने इलेक्शन को 1979 में इलेक्शन विन किया। ही वॉज एसिग्नेटेड टेक ओवर बाय लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. अरशाद, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट एच.एम. अरशाद ने इनको भी गद्दी से उतार दिया बेटा। एंड पीपल ऑफ बांग्लादेश रोज इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, और उस समय बांग्लादेशी पीपल जो थे उनकी डिमांड जो थी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की। इरशाद वाज फॉर्म टू अलो पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल, देखो पॉलिटिकल एक्टिविटी को उन्होंने लिमिटेड स्केल पे फोर्स किया। ही वाज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर, और वो 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। एंड फाइनली स्टेप डाउन इन 1990 ड्यू टू मास प्रोटेस्ट। सिंस 91 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। अब 1991 में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो के ऊपर बेस्ड मल्टी पार्टी इलेक्शन जो है वो बांग्लादेश में होने लगे, और मतलब बांग्लादेश जो है वो आखिरकार डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना ली बेटा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।